मेरे साथ कर्नल शरद हैं। कर्नल शरद सैनिक प्रकोष्ठ जो समाजवादी पार्टी उसके अध्यक्ष हैं। लेकिन मेरे लिए अगर कर्नल लगा है तो मेरे लिए इसलिए वो है कि भाई फौजी इन सारे लोगों से ऊपर है, क्योंकि उसकी अपनी एक देश के प्रति उसकी जिम्मेदारी और उसका जो कमिटमेंट है उसको वो शायद आज देश को अगर इस रूप में रखा है तो इसी कारण से देश इस तरह से आज चल रहा है। कल शरद, मैं जरा एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं कि अब मैं एक बार देख लूं, अगर इंदु जी को आवाज आ गई हो तो। जी जी। नहीं, आवाज नहीं आ रही इंदु जी, आवाज नहीं आ रही तो प्रिया जरा देख लो, इनको हेल्प कर दो कैसे आएगी आवाज। हाँ, कल शरद मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो अकाउंटेबिलिटी की बात आई है, देखिए ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि जिम्मेदार कौन। राम मंदिर में लोग कह रहे हैं कि हाँ हाँ वो चोरी तो हुई, जिम्मेदार कोई नहीं। मतलब ना आरएसएस जिम्मेदार, ना चंपत राय जिम्मेदार, ना नृपेंद्र मिश्रा जिम्मेदार, जिम्मेदार कोई नहीं। जिम्मेदार सरकार भी नहीं, सरकार नहीं बनाया, सरकार नहीं नॉमिनेट किया, लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं। लेकिन शायद हम सब लोगों को ये धन्यवाद देना चाहिए, जैसा प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि इन्होंने पॉलिटिकल दीवाने भी तोड़ दी। मतलब अगर धर्मेंद्र साहब की लड़की इंस्टाग्राम छोड़ रही है और फिर आके धन्यवाद दे रही है, अगर अपराजिता सारंगी की लड़की कह रही है कि मेरे माँ बाप मुझसे कहेंगे कि इसको हटाओ, तो इन बच्चों ने, हम सब लोग सामूहिक रूप से जो अपने को हम सब लोग वही कहते हैं कि हम लोग अनुभवी हैं, हम लोग ज्यादा जानते हैं, नहीं, उन्होंने ये साफ कर दिया कि हम लोग अगर अनुभवी हैं तो थोड़ा मन में कहीं डरपोक भी हैं। उन्होंने बिना किसी लाग देश के, बिना लाग लपेट के, अपनी भाषा में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस देश के पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट से अकाउंटेबिलिटी की बात की है। मैं इसी को जरा कल शरद आपसे समझना चाहूंगा कि यूपी का इलेक्शन सिर पे है और ये हम सबको पता है कि यूपी के इलेक्शन अहम है, मतलब बीजेपी और विपक्ष दोनों के लिए ये मामले, क्योंकि ये बड़ा मामला सिर्फ नीट का मामला नहीं है, ये मामला लार्जर अकाउंटेबिलिटी का है कि भाई जिम्मेदार कौन। मोदी जी तो पहले से जिम्मेदारी, मोदी जी तो नोटबंदी में कहे थे कि किसी चौराहे पे मिलना, मुझे सिर्फ एक ही चीज मोदी जी को राय देनी है, मोदी जी इस जेनजी को किसी चौराहे पे आप मत मिल जाइएगा। हम लोग तो डरते थे कि भाई प्राइम मिनिस्टर है, ये जेनजी जो है ये डरता फरता नहीं है, ये मालूम नहीं आपका उस समय का हिसाब न लेने लगे। कल साहब इसी से अब शुरुआत करते हैं, जरा अब ये बताइए उत्तर प्रदेश में मुद्दे, जेनजी का रोल और अभी जो चल रहा है वो। आनंद जी, आपको, हमारे सभी वरिष्ठ पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को मेरा जय हिंद। मैं पहली बार आपके पैनल पे आया हूं, बहुत गर्व की बात है। चिंतनशील जागृत लोगों के बीच में बैठ के बात करके हम बहुत कुछ सीख के भी जाते हैं और कम से कम सिंक्रोनाइज जरूर होते हैं अपने वैल्यूज पे। देखिए ऐसा है, जेन जी को जिस तरीके से हम लोग अभी एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, हम लोग पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। पहली बात तो हमें यह समझना पड़ेगा, ये सब जार्गन्स हैं, लिंगो है। आप भी जानते होंगे, मिलेनियल्स भी और जनरेशन एक्स वाले भी, जब ईमेल्स आए थे, चैट बॉक्सेस थे, तो सभी एब्रीविएशन में, शॉर्ट में, उसमें चैट करते थे और वो चेंज होता रहता है। मैं समझता हूं कि हर दशक में 15 साल में ये चीज बदलती रहती है, लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है। जब भी कभी आंदोलन हुए हैं, अमूमन गैर राजनीतिक हुए हैं और अमूमन नौजवानों ने उन आंदोलन को ऊर्जा दी है। राजनीतिक दल थोड़ा बाद में आते हैं, विचारधारा के लोग थोड़ा बाद में आते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, साधन संसाधन बढ़ाते हैं, ये कहीं ना कहीं वही है। लेकिन इस आंदोलन में जो एक प्रमुख चीज आपको देखने को मिली होगी, जो आपने भी कहा, बिल्कुल सही इंगित किया है कि देखने में ऐसा लग रहा है कि नीट की वजह से, पेपर लीक की वजह से। ऐसा है नहीं, सबका अपना अपना आकलन है, मैं अपने आकलन की बात कर रहा हूं, ऐसा है नहीं। इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल से हुई थी। जब गुजरात मॉडल की बात हुई थी तो मेरे साथ के जो बैचमेट्स हैं या फ्रेंड्स हैं या जो परिवार हैं जिनके बच्चे यूएस में हैं, यूके में हैं या यूरोपियन कंट्रीज में हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एस्पायर होते थे इन चीजों से कि नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल है, अगर वो पैन इंडिया अगर अप्लाई हो जाए तो इंडिया में ग्रोथ अलग तरह की होगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो कम से कम जो सेकुलर लोग थे वो पहले इस चीज को भांप गए कि 2008, 9, 10, 11 उस समय लोग बात करते थे कि मेरे पास 5 सीटर कार है, मैं 7 सीटर ले लेता हूं, मेरे पास 2 BHK का फ्लैट है, मैं 3 BHK का ले लेता हूं।
और अचानक इस गुजरात मॉडल के चक्कर में एक ऐसे ट्रैप में गए कि धीरे धीरे लोग ये बात करने लगे कि जो मकान है वही बच जाए, जो गाड़ी है वही बच जाए, जो सर्विस में मेरी सैलरी है अगर उसमें इंक्रीमेंट ना लगे तो कम से कम जॉब बच जाए। ये जो साइकिल बनी है और उन परिवारों की जो दुविधाएं हैं पेरेंट्स की, उनके बीच में जो ये बच्चे बड़े हुए हैं 10-12 साल, इन्होंने जो इस वर्तमान सरकार को देखा है, फिर उसके बाद उन्होंने पर्सनली और डायरेक्टली सफर करना शुरू किया है कि बच्चे ओवर एज होने लगे हैं, सही तरीके से रिजर्वेशन नहीं लागू होता है, सही तरीके से वैकेंसीज रिलीज नहीं होती हैं, सही टाइम पे रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है और वो कैंसिल हो जाता है। इस जो ओवरऑल जो टेक्सचर है वो इकोनॉमिक है, पर्सनल है, एम्प्लॉयमेंट का है, एजुकेशन का है, पेरेंट्स की सफरिंग का है, बाकी कंट्रीज के जीडीपी के कंपैरिजन में इंडिया की ग्रोथ साइकिल का है कि हम लोग बात तो कर रहे हैं कि इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है, इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है। अगर इंडिया ग्रो कर रहा है तो मेरे परिवार में, मेरे आसपास मोहल्ले में, मेरी कॉलोनी में उसकी चमक क्यों नहीं दिख रही? तो ये ओवरऑल 8-10 फैक्टर्स को मिला के कहीं ना कहीं यूथ बहुत ज्यादा पर्टर्ब था। और जो कॉकरोच वर्ड यूज हुआ है वो आप उनका बैड लक मानिए या जो मानिए, वो अलग एक विषय है, लेकिन एक ट्रिगर पॉइंट होता है, कहते हैं ना वो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिलता है और कैटालिसिस हो जाता है। तो वो जो कॉकरोच वर्ड है वो कहीं से इंस्टाग्राम आया और वो इंस्टाग्राम की इतनी तेजी से रीच बढ़ी कि गवर्नमेंट में कुछ लोग अननेसेसरली पैनिक कर गए और जब पैनिक करके उसको बंद किया है तो बहुत दिलचस्प बात है, जैसे गांव में शाम को खेती वाले लोग किसानी करके छप्पर के नीचे चौपाल में बैठते थे और एक पुलिस का हवलदार आए और बोले कल से चौपाल में कोई नहीं बैठे, तो हम और आप समझते हैं कि किसान बहुत कुंठित महसूस करेगा कि हम दिन भर खेत में करने के बाद शाम को एक दूसरे का हाल चाल, राजनीति, समाज अगर घंटा 2 घंटा बात कर लेते हैं तो क्या ब्रिटानिया सल्तनत? आज की जनरेशन के लिए इंस्टाग्राम उस चौपाल से कहीं कम नहीं। हमको आपको लगता होगा कि वो मनोरंजन का साधन है, एक्चुअली जेन जी और जेन अल्फा जैसे बच्चों के लिए ये कम्युनिकेशन का बेस्ट माध्यम है। दे कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू दैट। जब आप उसको बंद करते हैं तो उनको वो फीलिंग आती है कि जैसे आपने जर्नलिज्म को रोक दिया है, अखबार छपने बंद कर दिए हैं, लोगों को बातचीत करना बंद कर दिया है, 144 लगा दी। वो जो पैनिक हुआ उससे बच्चे वहां मोबिलाइज हुए और फिर जो दुनिया भर की समस्याएं थी उसकी वजह से बहुत तेजी से जंतर मंतर पे मोबिलाइजेशन बिल्ड हुआ। और हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि संघ और भाजपा का जो संगठनात्मक ढांचा है, जो फीडबैक का तरीका है, फिर सरकारी स्वयं जो इंटेलिजेंस के अपने चैनल्स हैं, उनको सबको मिला के जो उनको फीडबैक मिला उससे गवर्नमेंट पैनिक में गई है कि ये बहुत बड़ा हैवॉक क्रिएट हो सकता है। सिर्फ जंतर मंतर नहीं, अब धीरे धीरे प्रदेश के राजधानियों के मुख्यालयों में और शायद धीरे धीरे बड़े जिलों में, महानगरों में, हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये ना फैल जाए, फिर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। और हम तो कम जानते हैं, आप लोग बेहतर जानते होंगे, जब गवर्नमेंट पैनिक में आती है और खास तौर से एक लंबे दौर की गवर्नमेंट अहंकार को धारण करके चल रही हो, वो उस समय पैनिक में नी जर्क रिएक्शंस में गलती पर गलती करती चली जाती है। उसी ट्रैप में ये भाजपा फंसी है। मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा, बहुत सयाने, बहुत चालाक, बहुत कॉम्पिटेंट है, इनको सांस लेने का मौका देंगे ये निकल लेंगे और ये नैरेटिव को पलटने की इनमें बहुत काबिलियत है, उसको पलट भी सकते हैं। तो जो भी मुद्दे हैं समग्रता से सभी मुद्दों को, समूचे विपक्ष को एक साथ उनको घेर के रखना पड़ेगा, नैरेटिव हमारे नैरेटिव में रखना पड़ेगा। और मैं एक लाइन जरूर कहूंगा, दिल्ली जीतनी है तो शुरुआत लखनऊ से होगी और अगर लखनऊ से सही शुरुआत होगी तो दिल्ली का रिजल्ट भी तकरीबन 27 में ही आ जाएगा। जी।